आप तवक्को करिए कि कोई 4 साल का बच्चा किसी सुपरस्टार को, जो देश का सबसे बड़ा स्टार हो, उसको अपना आइडियल मान ले और ये ठान ले कि वो उसके जैसा बन के दिखा देगा और बन जाए, तो ये एक कल्पना ही कही जा सकती है। लेकिन कहते हैं कि जो महान लोग होते हैं वो ऐसा कर दिखाते हैं। 1947 में एक 4 साल का बच्चा अपने पसंदीदा स्टार दिलीप कुमार की मूवी देखने जाता है। फिल्म का नाम था जुगनू और उसको देख के वो तय कर लेता है कि वो इनके ही जैसा एक बड़ा स्टार बन के दिखाएगा और कभी अपने गुरु के साथ काम करेगा। ये बच्चा हरि कृष्ण गोस्वामी 2 साल के बाद एक और फिल्म देखता है अपने गुरु की। फिल्म का नाम था शबनम। इस फिल्म में वो जो किरदार था दिलीप कुमार का, उसका नाम होता है मनोज कुमार। वो इससे इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि अपना नाम ही बदलकर मनोज कुमार रख लेता है। सोचिए कितना मुश्किल होगा जब उसने अपना नाम बदला होगा 6 साल की एज में, तो कैसे पेरेंट्स माने होंगे। लेकिन उस बच्चे ने ठान लिया तो उसने कर दिखाया। अब बात करेंगे 1968 में, जब इस लड़के की उम्र 25 साल हुई तो वो अपने उसी आइडियल के साथ एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था आदमी। जी हाँ, दिलीप कुमार के साथ मनोज कुमार इस फिल्म में सेकंड लीड रोल में थे और मनोज कुमार की एक्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। वक्त बीतता गया, दिलीप कुमार बड़े से और बड़े स्टार होते गए, वहीं मनोज कुमार खुद भी एक बहुत बड़े स्टार बन गए फिल्म इंडस्ट्री के। पैट्रियोटिक फिल्में देकर मनोज कुमार ने अपना बड़ा ओरा बनाया। एक से एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। वो एक स्टार से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन तक बन गए। अब मनोज कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने तय किया था कि वो अपने गुरु यानी दिलीप कुमार के साथ एक फिल्म बनाएंगे जिसका वो निर्देशन खुद करेंगे और दिलीप कुमार उनके निर्देशन में काम करेंगे। 15 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान। उस वक्त मनोज कुमार ने अपने प्रिय मित्र सलीम यानी सलीम जावेद को इस फिल्म के बारे में बताया था, लेकिन उसमें वक्त लगता गया। फिर आखिर वो वक्त आया जब कुछ सीन लिखने शुरू किए मनोज कुमार ने, और वो अक्सर फ़ोन करके या घर जाकर सलीम जावेद को उसके बारे में बताते रहते थे। लेकिन उधर कुछ और ही हो रहा था। 1976 में दिलीप कुमार की एक फिल्म आई थी बैराग। हालांकि दिलीप कुमार ने इसको बड़े मन से बनाया था, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और दिलीप कुमार को ऐसा धक्का लगा कि उन्होंने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया। अब लगभग 5 साल बीत चुके थे। दिलीप कुमार ने बहुत सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स के कहने के बावजूद किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था। इधर मनोज कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का प्लॉट तैयार कर लिया था। एक दिन उन्होंने अचानक फोन किया दिलीप कुमार साहब को। मनोज कुमार कहते हैं, आज जब वो कहानी का आइडिया बन गया तो मैंने दिलीप साहब से फोन किया। दिलीप साहब मेरे लिए इतने महान है कि मैं उन्हें किसी नाम से नहीं पुकारता। मैं एक फ्रंटियर की लैंग्वेज में उनको हाजियो बोलता हूँ। मैंने बोला हाजियो, कहने लगे बोलिए डॉक्टर साहब। मैं कहा जी एक बहुत बोगस सी कहानी है, बहुत बोगस सा रोल है और मेरा ख्याल आप उसके लिए बहुत फिट हैं। हंसने लगे, कहने लगे चल यार हो जाए। मैंने कहा वैसे टेलीफोन पे मैं आपके साथ बक बक करता रहता हूँ, लेकिन इस काम के लिए नहीं फोन करूंगा। कहने मत करना। फिर जब ये ठोस कहानी बन गई, फिल्म की बिगनिंग और फिल्म का एंड सब कुछ तैयार हो गया। हालांकि मनोज कुमार ने पूरी फिल्म को खुद लिखा था, लेकिन उनके रिश्ते इतने ज़्यादा अच्छे थे सलीम जावेद से और उनके इतने करीब थे कि उन्होंने सलीम जावेद का नाम दिया। जब ये पूरी स्टोरी कंप्लीट हो गई तो एक दिन फिर फ़ोन किया मनोज कुमार ने दिलीप साहब को और कहा कि दिलीप साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने अगले ही दिन शाम का 5 बजे का वक्त दे दिया। मनोज कुमार पहुंचे। दिलीप साहब अपने टेरेस पर बैठे हुए थे। चाय मंगाई। उन्होंने घर वालों के बारे में पूछताछ की, क्योंकि दोनों के रिश्ते बहुत ही करीबी थे। इसलिए दिलीप साहब ने उनके बच्चों, बीवी के बारे में हाल चाल लिया और उसके बाद कहा कि मेरे बड़े भाई नूरुल्लाह बहुत बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, मुझे जाना है। स्टोरी सुनने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मनोज कुमार ने उनको जवाब दिया। मैंने कहा जो साहब जिस कहानी को सुनाने के लिए 3 घंटे लगे वो कहानी नहीं होती। कहानी वो है जो 2-3 मिनट में सुनाई जाए। अच्छा सुना। सुनने के बाद मैं तो देखते रहे। उन्होंने कहा जमीन
अच्छी है, बहुत अच्छी जमीन है। मैंने कहा जी हल चलाएंगे तो खेती भी अच्छी होगी। तो यहीं से फिर क्रांति की शुरुआत होती है। मनोज कुमार ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, सारे सीन लिखे थे, डायलॉग लिखे थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो रोल था वो पावरफुल रोल दिया था अपने गुरु यानी कि दिलीप साहब को। दिलीप कुमार ने भी इस फिल्म में जान लगा दी थी। उनके सांगा का रोल और जो उनके डायलॉग थे वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा का रोल भी बड़ा जबरदस्त था, जिन्होंने क्रांतिकारी का रोल किया था। इसके अलावा शशि कपूर और टॉम अल्टर जो कि अंग्रेज अधिकारी बने थे, उनका रोल भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिल्म में हेमा मालिनी भी क्या खूब लगी थी। हेमा मालिनी के बारे में भी बड़ा मशहूर किस्सा है कि जिस वक्त क्रांति बन रही थी उसी वक्त रजिया सुल्तान बन रही थी। हेमा मालिनी एक दिन पहुंची और उन्होंने मनोज जी से कहा कि मुझे आज कुछ जल्दी जाना है, मेरा रजिया सुल्तान में भी मेरा आज शूट होना है, इसलिए प्लीज़ आप सीन जल्दी कर लीजिए। मनोज कुमार उनको पूरा दिन बैठाए रहे और एक भी शॉट उन्होंने हेमा मालिनी के साथ नहीं शूट किया। इसकी खबर जब रजिया सुल्तान के निर्देशक कमाल अमरोही को लगी तो उन्होंने मनोज जी को फ़ोन किया और नाराज़गी जाहिर की। तो मनोज कुमार ने कहा कि हेमा मालिनी का मुझसे कमिटमेंट था, उन्होंने मुझे वक्त दिया था, अगर उनको दूसरी भी फिल्म करनी थी इसी दौरान और क्लैश हो रहा था दोनों के सेट, तो उनको पहले मुझसे बताना था, मुझसे परमिशन लेनी थी, मैं खुशी खुशी राजी हो जाता। कमाल अमरोही को बात समझ में आ गई और बात तो समझ में हेमा मालिनी को भी आ गई। फिल्म क्रांति की बात हो रही है, गुरु चेले की बात हो रही है, तो एक और गुरु चेले की बात करना बहुत जरूरी है जिनका इस फिल्म के सुपर डुपर हिट कराने में बहुत बड़ा हाथ है। वो थे मनोज कुमार के शागिर्द यानी कि संतोष आनंद। आप सभी जानते हैं कि संतोष आनंद की एक बार इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई थी मनोज कुमार से फिल्म मेरा नाम जोकर के सेट पे, और उन्होंने मुंबई बुलवाया था हवाई जहाज का टिकट देकर संतोष आनंद को और अपनी फिल्म पूरा पश्चिम का गाना लिखवाया और पहला ही गाना क्या हिट हुआ था, पूर्वा सुहानी आई रे। उसके बाद तो उन्होंने मैं ना भूलूंगा, शोर फिल्म का गाना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, क्या शानदार गाने लिखे थे मनोज कुमार की फिल्म में। तो लाजमी था कि क्रांति के गाने बिना उनके नहीं पॉसिबल थे। क्रांति का एक बहुत बड़ा हिट गीत है जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। संतोष आनंद कहते हैं इस गाने को लिखने से पहले पूरा सेट तैयार कराया था मनोज कुमार ने। वो सेट पे लेके गए, जहाज के ऊपर फायर ब्रिगेड से बारिश कराई जा रही थी, वहां पे जब वो मौजूद रहे उन्होंने एहसास किया। उसके बाद संतोष आनंद ने एक गाना लिखा तो बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। इस तरीके से लोग जुड़ते थे, गुरु मानते थे और उनके लिए अपना सब कुछ निछावर करते थे। इज्जत थी बड़े कलाकारों के इंडस्ट्री के अंदर, इसीलिए कलाकार बड़ों की इज्जत करके खुद भी बड़े होते थे। दिलीप कुमार के जो दो और शागिर्द थे जो बहुत ज़्यादा दिलीप साहब की इज्जत करते थे, उनमें से थे एक धर्मेंद्र और दूसरे थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने दिलीप कुमार की गंगा जमुना 45 बार देखी थी। इस बारे में फिर कभी और डिस्कस होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।